नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और जैसा कि आप जानते हैं पीएफआई हर स्थान पर चर्चा में है। तो ये पीएफआई का क्या कारनामा है, क्या करना चाहती थी, क्या कर रही है, इसके लिए हमारे साथ हैं कर्नल आरएसएन सिंह जी। आरएसएन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी। कि ये पीएफआई जो है, इसको सबसे पहले मुझे ये बताया गया कि 2017 में डीजीपी की जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब केरल के जो डीजीपी थे, उन्होंने इस पे एक प्रेजेंटेशन किया था। और प्रेजेंटेशन करने के बाद उन्होंने अपने बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया था कि इसको बैन किया जाए। फिर एनआईए ने भी 2017 में इनको काफ़ी मटेरियल दिया था। तो ये 5 वर्ष क्यों लग गए? मेरा अपना मानना है या मेरी अपनी समझ है कि ये वक्त इसलिए लगा, शायद एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जहां तक जिहादिज्म का मामला है, तो उसमें दक्षिण भारत हमारे आम भारतीय के कॉन्शियसनेस में ये बात नहीं थी कि वहां के लोग भी रेडिकलाइज्ड हो सकते हैं, क्योंकि लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं और पढ़ा तो समझा नहीं। और ये मालाबार नहीं ये पड़ा। लोग शायद मालाबार नहीं पढ़ा, उनको ये नहीं मालूम था कि ये खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ था, जिसको ये कैलिफेट मूवमेंट बोलते थे। अब गांधी ने खुद उसको सपोर्ट कर दिया था। ठीक है, एक्चुअली आप देखिए तो वो कैलिफेट मूवमेंट में गांधी ने तो दो नेशन थ्योरी का तो उन्होंने एंडोर्समेंट वही कर दिया था जिस दिन उन्होंने जी। कैलिफेट मूवमेंट, एक्चुअली ही इज आर्किटेक्ट ऑफ टू नेशन थियरी। ठीक है, तो वो सब हुआ था। और आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने इस बात पे बहुत चर्चा की है कि खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था, किस तरह से 38 लोगों को एक ही दिन में सर तन से जुदा किया गया था, एक ही कुएं में डाल दिया गया था उनकी लाशों को, और कितने लाखों लोग का पलायन हुआ था। वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सोडस दैट टाइम इन 1921। ठीक है, तो ये सारी बातें और एनी बसंत ने इसके बारे में लिखा बड़े पुरजोर तरीके से, इसके बारे में बड़े विस्तार से अम्बेडकर साहब ने लिखा। वहां के जो डिप्टी कलेक्टर थे उन्होंने एक बहुत, आई थिंक हिज नेम वाज राधा कृष्णन और समथिंग, उन्होंने पूरी रिपोर्ट लिखी है। तो ये सिलसिला जो रेडिकलाइजेशन का है वो बंद तो हुआ नहीं था। फिर 70 में आप आते हैं तो देखिए कि उस समय 70 में ऑयल बूम हुआ। ऑयल बूम हुआ तो यहाँ से ये जितने लोग थे अपने मुसलमान भाई केरल से और दक्षिण भारत के और हिस्सों से वहां भारी मात्रा में गए और पूरी तरह रेडिकलाइज्ड हो गए। और जब आपके पास पैसा होता है और आपकी मानसिकता भी वैसी ही रहती है, तो थोड़ा वो एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहिए, या वो इम्पीटस देता है आपके पूरे फंडामेंटलिस्ट थॉट को। क्योंकि उस समय तो ऐसा था, अरब देशों का ऐसा रवैया था कि अब दुनिया में बस अब तेल तो कभी खत्म होने वाला है नहीं। और ये भी यहाँ पे सोचे तेल और सोना और जिहाद वाज ए टेरेबल मिक्स। ठीक है ना, तो ये इसलिए यहाँ पे ये नहीं हुआ। तो जब देखिए आप बात कर रहे 2017 की, मुझे याद है कि मैं 2009 में मैं सबसे पहले आर्टिकल लिखा था। 2009-10 में ही एक सीएनईबी, एक सीएनबीसी टेलीविजन होता था हिंदी का, वो राहुल देव उसके एडिटर इन चीफ थे। तो एक डिबेट में मैंने पूरी मतलब उसको अपना विश्लेषण दिया था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो एक बिहार का नेता है, वो एनसीपी का वो नेता है, ही टुक एन ऑब्जेक्शन टू इट। और मुझे लगा कि ये बिहार का नेता, ये ये इतना इसको कष्ट क्यों हो रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को के बारे में। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब जब तक ये वहां पे सेंटर्ड था, केंद्रित था, ये आपको केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में, तब तक लोगों का शायद ध्यान गया नहीं, क्योंकि उस समय
ज्यादा जो फोकस था हमारा वो जम्मू एंड कश्मीर में था। और ये देखिए, आप इसको इस तरह से देखिए कि 2004 और 2008 के बीच में आपको याद होगा कि कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए। हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा शहर था, महत्वपूर्ण शहर, जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट ना हुआ। वाराणसी, अयोध्या, जयपुर, दिल्ली, पुणे, बॉम्बे और हैदराबाद, बंगलुरु इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो ये पूरा वो कवर्ड था। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन द राइज ऑफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया टुक प्लेस। उस उस वातावरण में, और उस वातावरण को तैयार करने में आपको मालूम है कि उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो सारे जो ये बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे थे, और आप जहां जयपुर में है वहां आपको मालूम है कितना बड़ा बॉम्ब, वो सिर्फ एक जी। हिंदू टेरर बनाने की, मतलब वो एक एक तैयारी वो हो रही थी टुवर्ड्स 26/11। तो उस समय ये देखिए इनका मर्जर होता है, आपको मालूम है, सही तो इतिहास की बात है। नाम बड़े इनके फैंसीफुल थे इन फंडामेंटलिस्ट के, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, कर्नाटका, डिग्निटी फोरम, इस तरह के नाम थे इनके। गोवा में सिटीजन्स फोरम, राजस्थान में सोशल एंड एजुकेशनल समथिंग, इस तरह बंगाल में नागरिक सुरक्षा समिति, नेम्स ऑफ दिस नेचर। तो ये सब जब बना तो ये फिर धीरे 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 ये फैलते गए, और दे टुक द वेस्टर्न रूट। अगर आप माओवादियों का देखें तो उन्होंने, उनका जो रूट था वो ईस्टर्न रूट था। फ्रॉम तिरुपति टू पशुपति इट वेंट थ्रू आंध्रा एंड देन टू उड़ीसा एंड देन नाउ तेलंगाना, देन टू उड़ीसा, झारखंड, ये वाला रूट लिया, बिहार, और फिर नेपाल, इस ये वाला रूट लिया था, बंगाल और ये नेपाल। लेकिन ये जो है ये वेस्टर्न रूट लिया है। और वेस्टर्न रूट आपको जैसे केरला से ये पहुंचा तमिलनाडु, तमिलनाडु से भी फिर ये कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से फिर इस तरीके से होते हुए आपके राजस्थान, एंड देन ऑन टू फाइनली टू शाहीन बाग, एंड नाउ टू ऑन पटना। ठीक है, बिहार जहां मैं अभी बैठा हुआ हूँ, वहां पे, और असम में। अब फर्क क्या है, मैं लोगों को ये भी समझा दूं आपको कि दो तरह के जिहाद हमारे ऊपर अभी इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक जिहाद जो पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा प्रायोजित है, और दूसरा जिहाद जो कि अल कायदा, आईसिस का जिहाद है। ठीक है, वो रेस्ट। तो ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट वाला जो है वो, इट इज जनरली फोकस्ड ऑन कश्मीर एंड पंजाब, मेनली कश्मीर एंड पार्टली पंजाब। ठीक है, और ये जो अल कायदा वाला है और इस्लामिक स्टेट वाला है, ये आपके साउथ इंडिया में ये बहुत ज्यादा ये सक्रिय है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक एफिलिएट है अल कायदा का। और मैं नहीं कह रहा हूँ, केरला की पुलिस ने खुद ये केरला के हाई कोर्ट को ये बताया था। अब जब दीक्षित साहब हाई कोर्ट और ये लॉयर्स की बात आती है तो देखिए, मेरा अपना मानना है कि मैं अभी टीवी डिबेट्स में भी जाता हूँ तो 3-4 लॉयर, दो दो लॉयर बैठा देते हैं, मुस्लिम वो मुस्लिम लॉयर। और कहने को कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कुछ मजहब से नहीं लेना देना है, बट आई डोंट नो क्यों मुस्लिम लॉयर ही उनको रिप्रेजेंट करते, ये भी मुझे बात नहीं समझ में आती है। ठीक है ना? तो ये मामला जो है दीक्षित साहब, ये लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, ये कानून और व्यवस्था की ये मामला नहीं है, कोर्ट का मामला नहीं है। इट इज एन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट टू द कंट्री, जिसको हम लोग थर्ड फ्रंट बोलते हैं। तीसरा मोर्चा, उन्होंने नेशन के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया है। दे आर एनिमीज ऑफ द नेशन। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फॉर गॉड से। We don't need lawyers and judges to
टू टेल अस कि हम अपने सुरक्षा हम कैसे करेंगे, देश सुरक्षित कैसे होगा। और इसीलिए पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक पैन इंडिया बेसिस पे एक्शन लिया गया है, क्योंकि ये पैन इंडियन थ्रेट है। चाहे वो माओवाद हो या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, ये पैन इंडियन थ्रेट है। और हमने क्या किया, हमारी क्या जो अभी तक रिस्पांस रही है, वो बिल्कुल कंपार्टमेंटलाइज रहा है। आपने देखा माओवादियों के खिलाफ झारखंड पे में आप एक्शन लिए तो माओवादी बिहार भाग आता था, उड़ीसा में एक्शन लिया तो झारखंड में आ जाता था। जो बॉर्डर रीजन्स एरियाज है, वो सबसे ज्यादा देवे स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ माओइस्ट, क्योंकि वो इधर से उधर वो कभी इधर एक्शन लिया तो उस पार चले गए जहां कन्वीनियंस हुआ। और यही यही बात यहां भी हो रहा था। आपके जो इंटरनल थ्रेट्स है वो पैन इंडियन है, और हमारी कुछ व्यवस्था ऐसी है कि अब देखिए, मान लीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, और ना मैं किसी का दोषारोपण कर रहा हूं, लेकिन ये बात सच है कि मान लीजिए चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी, हाउ इज ही बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन केरला? डीजीपी ऑफ से उड़ीसा, हाउ इज ही बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन तमिलनाडु? His orientation is not on pan India level. He has to serve a chief minister और ए पॉलिटिकल पार्टी और अरे गवर्नमेंट इन पावर। तो उनकी मजबूरियां अलग है, उनकी एक्सीजेंसीज अलग है, उनकी सोच अलग है। और हमारी जो भी मैं इस विश्लेषण में, एनालिसिस के फील्ड में मेरे को कुछ साल हो गए, और मैंने ये देखा कि जो माओवाद के खिलाफ जो एक्शन होता था ऐसे ही होता था। झारखंड में वो वहां का एक अभी जो मुख्यमंत्री है झारखंड में, इसके पिताजी ने एक बार सरकार बनाई थी, उसमें करीब 8-9 सीट ही ओड इट टू द माओइस्ट। तो अगर आप पॉलिटिशियन से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लार्जर नेशनल पर्सपेक्टिव वो करेगा, सॉरी सर, ना उनकी पढ़ाई है, ना उनकी संस्कृति है, ना उनका अपब्रिंगिंग है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ देम। तो मुझे बड़ा दर्द होता था कि भाई एक इतनी बड़ी चीज हुए और आप इसको कंपार्टमेंट में ये कर रहे हो। बात आग लगते 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 शाहीन बाग पहुंच गई। और शाहीन बाग में आप देखो कि ये जो जर्नी जो इसने किया, मैंने आपको कहा गोवा, राजस्थान, ये सब होते हुए शाहीन बाग। और शाहीन बाग में उसकी सोच सोचो, उनकी पैन पैन इंडियन सोच हो। वहां पे वो शर्जील इमाम कहता है कि मैं वो जो चिकन लेग है उसका हम हलाल करेंगे। लुक एट हिज पैन इंडियन थिंकिंग। अब बात पहुंचते पहुंचते पटना पहुंच गई सर। पटना में रेड हुआ, और जब रेड हुआ तो आपको मालूम है कि एक वो विजन डॉक्यूमेंट 2000 विजन डॉक्यूमेंट 2047, इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन फिर भी उसमें वो 4 स्टेजेस है कि किस तरह से पावर कैप्चर करना है। और पहला स्टेज में वो कहता है कि हम हिंदुस्तान में कभी भी हम बहुमत में नहीं थे, हम अल्पमत में ही रह के हमने हिंदुस्तान पे राज किया। और आज अगर 10% मुसलमान भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ जाते हैं तो हम इन कायर हिंदुओं पर फिर राज स्थापित कर सकते हैं। ये विजन डॉक्यूमेंट, बाकी उस पर मैं नहीं जाऊंगा, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 पे। स्टेज 4 इज फाइनल कैप्चर ऑफ पावर, ठीक है ना। उसके बाद बिल्कुल आर्म फोर्सेस और उसको सबको बदल देना, जो सिक्योरिटी apparatus है, दैट इज द स्टेज 4। तो ये इनकी मानसिकता है। अब पैन इंडिया का आप सोचिए कि 4-5 लोग
केरला और तमिलनाडु से उठ के आए पटना में कि मोदी साहब का विजिट होने वाला था, उसमें मतलब दे वांट टू मेक वो असैसिनेशन बिड करना चाहते थे, उस पे पहले भी किया था। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एक इंटेलिजेंस में रहने के नाते, चाहे बहुत सारे कारण देते, मतलब लोग एडवांस करते हो ये सरकारें बदलने की, एक मेन कारण ये है, ये ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस का भी। ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस ने महाराष्ट्र में आपकी सरकार बनवाई थी, और इसमें किसी को बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इन्हीं तत्वों का, there is a link between the change of government, between the raid in on PFI in Bihar and the change of government in Bihar and the change in government. अब आपको मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। आप एज यू ट्रेवल ईस्टवर्ड्स फ्रॉम बेगूसराय, आप देखिएगा कि मुस्लिम पॉपुलेशन वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना। बेगूसराय से आप उधर जाए पूर्णिया को, किशनगंज, वो आज शायद गृह मंत्री भी वहां गए थे उस एरिया में। तो धीरे धीरे धीरे, तो ये एक बताइए, हैदराबाद का, जिसको ये पुष्पेंद्र जिस कहते हैं हैदराबाद का जोकर, वो पांच सीट वो क्यों यहाँ पे आके लड़ा, और वो जीत भी गया, वो जीत भी गया। ये कैसी पैन इंडियन सोच है सर। और मैं नहीं कह रहा हूं, जो एक उसका नाम है अहमद अहमद शरीफ, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द पीएफआई, उसने एक इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया, और उसमें उसने कहा कि हमारा और उनकी एक मैगजीन है तेजस, तेजस ऐसे करके, उसका वो एडिटर भी है, कि हमारा लक्ष्य हिंदुस्तान में इस्लामिक रूल स्थापित करना है। और अभी मैं एक टेलीविजन डिबेट पे था, अब वही कोई एक वकील, मुसलमान वकील ले आए थे, वो कह रहे थे नहीं हम तो एसडीपीआई के हैं, हमारे पीएफआई से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि जो लश्कर ए तोयबा और जमायतुल दावा का रिश्ता है, वही यहाँ पर एसडीपीआई और पीएफआई में। तो बात पहुंचते पहुंचते शाहीन बाग तक पहुंच गई। शाहीन बाग में आपने देखा, उसमें कई तत्व तत्व मिल गए, उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग भी था, उसमें चर्च भी था, उसमें माओवादी भी थे, कोई खलिस्तानी जो था वो लंगर भी चला रहा था उस समय। तो ये, और उसके बाद राइट्स हुए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक आदमी मारा गया, एक लड़का मारा गया, ठीक है। तो आग आग तो बहुत पहले से लगी हुई है। आज जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई कम से कम 10 साल पहले हो जानी चाहिए, लेकिन उस समय एनआईए नहीं था, शायद, हो सकता है। लेकिन ये थर्ड फ्रंट की लड़ाई है। और मुझे इस बात की एक खुशी भी है, एक संतोष भी है, कि पहली बार, जैसा मैंने कहा, कि हिंदुस्तान में इस तरीके से कि एक पैन इंडियन थ्रेट को पैन इंडियन तरीके से उसको डील डील किया गया है। और ये इंटरनल सिक्योरिटी को सर, पता नहीं क्या कानून किस तरह से लाया जा सकता है, इसको कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में नहीं रखना चाहिए। अगर आपको जरूरत हो तो आप कानून में बदली उसको अब आप ये जब हम उसको थर्ड फ्रंट कह रहे हैं, तो फिर उसमें वो ठीक है, रूल ऑफ लॉ होगा, लेकिन कोई लॉ ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो रिस्ट्रिक्ट करे किसी को, हमारे एक्शंस को, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। बिना सिक्योरिटी के तो जुडिशरी भी नहीं फंक्शन कर सकती है। सो टू दैट एक्सटेंट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड कि ये जो पूरा ये हुआ है। अब आज एक बात हुई कि भाई ये आज इन्होंने फ्लैश फ्लैश स्ट्राइक किया।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि कानून के तहत में गलत है, दे हैव टू गिव नोटिस। इसी पे चर्चा हो रही थी। तो मैंने कहा कि ये फ्लैश डे कोई नई बात नहीं है। 2012 अगस्त कि आप वो करें, अपना यादाश्त वहां तक ले जाए। इन्होंने क्या किया था? दे जनरेटेड 60 मिलियन मैसेजेस, 60 मिलियन मैसेजेस इन्होंने जनरेट किया था। और 30,000 अपने नॉर्थ ईस्ट के अपने जो बासिंदे थे उनको बंगलुरु से इन्होंने एक्सोडस करवाया था। और उन्होंने कहा कि आपने जो असम में किया, जो रोहिंग्या के साथ किया, हम उसका बदला ले रहे हैं। तो ये इतनी सारी, और 2012 का जो साल था, उसी उसी के आसपास इन्होंने प्रोफेसर जोसेफ का भी के भी हाथ काटे। तो आपने सही कहा कि 2017 में डीजीपी साहब ने जरूर कहा होगा, लेकिन अगर हमारा रिएक्शन इतना स्लो है तो हमको अपना अपना जो रिस्पांस मैकेनिज्म है उसको उसको बदलना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि you will find enough of defense experts, they will talk about Russia, Ukraine, etc. Yeah, important है वो सब, important है। लेकिन थर्ड फ्रंट के बारे में कोई नहीं बात करता है, ये हमारे जहन में ही नहीं। और इनको ये नहीं मालूम है कि ये थर्ड फ्रंट ही है जो दो वो बाकी दो फ्रंट्स को फीड करता है। अगर आप अंदर से डिस्टेबलाइज हो जाए तो क्या आपको अच्छे रिक्रूट मिल सकते हैं? सोवियत यूनियन का एग्जांपल देखिए, सब कुछ था, टैंक्स थे, ये वो था, न्यूक्लियर वेपन थे, स्पेस पावर था, कोलैप्स कर गया क्योंकि थर्ड फ्रंट वीक हो गया था। तो ये सारे जो ये जो पीएफआई का बाकी चीजें तो सबको मालूम है कि ये सेक्स स्लेव्स कैसे बनाते थे, लव जिहाद का कैसे, अच्युतानंदन ने क्या इनके बारे में कहा था, ये सबको मालूम है। कोई ऐसा पाप नहीं है जो कि इनसे छुपा हुआ है, सॉरी इनसे बचा हुआ है। और अब क्या हुआ है कि ये जो मैं आपको ये बता रहा था कि बेगूसराय एंड ईस्टवर्ड, आप जाइए, अब वो धीरे धीरे अल कायदा में ये दो चार बोंगाईगांव, बापरेटा, धुबरी, ये सारे जो ये हैं, दैट हैज बिकम दी दी सिटाडेल ऑफ अल कायदा। ये बात वहां वहां तक ये पहुंच गई। अब हम क्या है साहब कि अ, सबसे बड़ी बात कि खतरा, मुझे ये खतरा इसलिए है क्योंकि इनको सपोर्ट है। और मुझे ये कोई पाठ ना पढ़ाए कि इनको कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल, नहीं सर, 90% ऑफ द मुस्लिम्स, दैट ऑल्सो मस्ट बी एन अंडरस्टेटमेंट। 90% मुस्लिम सपोर्ट्स द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उनको शायद ये उन्माद है कि हमको एक संगठन मिल गया है जो कि गाज और गजवाए हिंद को कामयाब कर सकता है। और अब स्थिति ये पहुंच गई है कि ये सरकारें, अब ये सरकारें तोड़ देते हैं, सरकारें बना देते हैं। वरना मैं फिर से वही कहता हूं कि आप बताइए कि मेरी जो अपनी खबर है कि कुछ इनके जो पीएफआई के एलिमेंट्स थे, दे वेंट टू द पॉलिटिशियंस, दे सेड कि आप अ, हम तो जिंदा मारे जाएंगे। ये और ये जो आपके जो ये एमआईएम वाले जो हैदराबाद से वो पार्टी उठ के बिहार की तरफ आई है, तो ऐसा पता चला है कि वो उनको कहा गया कि आप अपनी पार्टी को किसी और पार्टी के साथ विलय कर दीजिए। वरना आप एक और बात बताएं, मतलब इसी सिलसिले में, कि अगर
अगर इनका इन्फ्लुएंस नहीं होता तो ये दरभंगा मॉडल, मधुबनी मॉडल, इशरत जहां ये इसकी बेटी बिहार का मुख्यमंत्री पाकिस्तान घूमने जाता साहब। क्या लेना देना, उसके बॉर्डर है। डज बिहार हैव बॉर्डर्स विथ पाकिस्तान, नेपाल? नेपाल कोई नहीं जाता है। जबकि हमारा 500 से 600 किलोमीटर इनका बॉर्डर है। सो मेनी इश्यूज विथ नेपाल। तो ये नौटंकी तो बहुत पहले से चल रही थी। अब सबसे खतरनाक देखिए, एक अंग्रेजी में एक तो वर्ड है डेंजरस, खतरनाक, और एक दूसरा वर्ड है परनिशियस। मतलब खतरा जो है अब बस अब आपको निगलने वाला है। दैट इज अ परनिशियस लेवल। तो ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये दे हैव एक्वायर्ड परनिशियस लेवल। और बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। इसमें हर तबके के लोग शामिल हैं। इसमें आप देखिए, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सो कॉल्ड, जिसको पढ़े लिखे ये कहते हैं। तो ये ग्लोबल जिहाद का ये एक हिस्सा है। और ये ग्लोबल जिहाद आपके नजरों के, आपके बिल्कुल आपके दिल्ली तक पहुंच गई। ठीक है, उसका आपने एक वो क्रूर रूप देखा आपने शाहीन बाग में, और उसके बाद वो राइट्स पे ये हो गया। और थोड़ा लोग इमेजिन करें, ये मैंने फिर से कहा, ये वेस्टर्न रूट लिया है इसने। आप जो महाराष्ट्र में देख रहे हैं, और सभी लिंक्ड है। इसमें यह नहीं है कि इसमें एवरीबडी इज फीडिंग इनटू दिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एवरीबडी। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हिंदुस्तान के अंदर का सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा खतरा ये है। और ये केवल अरेस्ट और उससे काम नहीं चलने वाला। दे हैव टू बी क्रश्ड, दे हैव टू बी क्रश्ड। देखिए, आपको किसी से सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है दुनिया में, किससे? चाइनीज सर्टिफिकेट मांग रहे हैं क्या? चाइनीज ने कहा हम देश को बचाएंगे। ये जो हमारी ये जो कौम है, मुस्लिम कौम है हमारे यहाँ जिंगजियांग में, वो देश के लिए खतरा बन गई है। अब आप रोते रहो, छाती पीटते रहो। आपकी आपके ना ओपिनियन का कोई वैल्यू है, ना आपके छाती पीटने का आपका कोई रोना रो रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, देखिए बिहार के हमारे साथ तो टेलीविजन पे बहुत सारे आते हैं डिबेट्स में, ना चाइना के खिलाफ ये बोलते हैं, और ना कम्युनिस्ट बोलते हैं। बिकॉज यहाँ के तो मुसलमान इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सब कॉन्टिनेंट, सॉरी, वो सोचते हैं कि शायद चाइना गजवाए हिंद में पाकिस्तान की मदद करेगा। ये मानसिकता है सब। आप अपने एक भी आप उदाहरण दे दीजिए किसी ने कंडेम किया हो, या ओआईसी में किया हो। पाकिस्तान में ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स की जब मीटिंग हुई वहां पे, तो क्या किसी ने कहा, किसी ने निंदा? वो क्या वांगाई जो था इनका फॉरेन में, वो खुद प्रेजेंट था वहां एज अ चीफ गेस्ट। तो हम मेरे से लोग पूछते कि साहब सोल्यूशन क्या है? तो मैं हिंदुस्तान की सरकार से दरखास्त करता हूं कि सोल्यूशन तो आपको चाइना दिखा रहा है, वही सोल्यूशन है। और फिर मैं कहता हूं कि ये जो अभी जब पटना में ये में जब रेट्स हुआ, तो उसमें गजवाए हिंद का भी लिटरेचर निकला। भाई, मैं बार बार कहता हूं कि ना गजवाए ब्रिटेन है, ना गजवाए फ्रांस है, न गजवाए जर्मनी है। ठीक है, गजवाए हिंद है। तो आपको तो अपने आप को बचाना होगा ना। और मैं कल एक टेलीविजन पे था, तो मैंने एक बात कह दी थी
कि कोई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बचाव कर रहे थे, तो मैंने कहा कि देखो अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, अगर सारे मुस्लिम वर्ल्ड ले लो आप, मैंने कहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम सब सबसे नालायक, सबसे नालायक मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ब्रिटेन में आप देख लीजिए साहब, आपने जब मुझे आमंत्रित किया तो आपने कहा उसके जो ब्रिटेन में हो रहा है उसके बारे में भी बहुत चर्चा, कौन है वहां पे? ये जो हो रहा है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं यहां से, वहां अरब्स नहीं कर रहे हैं। लोगों को शायद मालूम नहीं है कि मौलाना मसूद अजहर 1991 में वो दौरा किया था उसने ब्रिटेन का, और 40 मॉस्क और सेमिनरी में उसने भाषण दिया, लेक्चर्स लिया, लोगों को ट्रेनिंग दी, और उसने ग्लोबल जिहाद की नींव वहां पे रखी, जो कि बाद में जो इस्लामिक स्टेट में जो रिक्रूट्स वहां से गए, लड़कियां गई और गई, तो लोग सेक्स, इसकी इसकी जड़ उसने रखी थी मौलाना मसूद अजहर में। मसूद अजहर कौन है? जैश ए मोहम्मद का है। जैश ए मोहम्मद कौन है? जैश ए मोहम्मद देवबंदी है। देवबंद की प्रेरणा कहां से मिलती है? हिंदुस्तान से। ये बरेलवी लोग कौन है? ये सर से तंजुदा वाले, उनका नाता बरेली से है। तो हिंदुस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑफ जिहादी आइडियोलॉजिकल वेपन। आपने उसको उसके जड़ पे ये नहीं किया। एंड दिस शुड हैव, एक बार जब इस कंट्री का बंटवारा हो गया, दिस शुड हैव सीज टू एग्जिस्ट, क्योंकि कंट्री का बंटवारा आइडियोलॉजी के बेसिस पे हुआ था। दैट इज व्हाट जिग्ना सेड। तो जो आइडियोलॉजी है तुम्हारे यहां से, उनको ले जाओ। तो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो इसका जो जन्म हुआ और जो उसकी उत्पत्ति हुई, ये किसी को हैरान नहीं करनी चाहिए। हमने खुद हमने खुद वातावरण तैयार किया ऐसे उसको पनपने के लिए। और हैरानी की बात, आज क्या लोग बोलते हैं, ये इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे कई भाषाएं हैं, हम हिंदी क्यों सीखे, हमारी वो है, हमारी संस्कृति है। यार, ये डाइवर्सिटी ये देखने को तो नहीं मिलती है। केरला केरला का देखो, केरला का आदमी चल के आ रहा है जिहाद के नाम पे इधर पटना में प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करने। केरला वाला भी उर्दू सीख रहा है, उर्दू बोलता है। मैं हैव सर्व्ड इन चेन्नई, वहां का मुसलमान भी वो सो कॉल्ड उर्दू बोलता है। कर्नाटका वाला भी उर्दू बोलता है। सारे उर्दू बोलते हैं सर। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बंगाल में, जी जी जी, अच्छा, वो आई कैन हियर मेरी यू। आवाज़ उधर से आ रही थी। तो मैं इसमें ये बस ये आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये बात जो है ये बिल्कुल हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये जो जिहाद के अलग-अलग डायमेंशंस हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा जो तबका है या हमारा जो सिस्टम है, वो इसको केवल टेरर के रूप में अ, इसके रूप में देखता है। वो ये नहीं देखता कि ये पूरा जिहाद है, ये जिहाद का कॉन्सेप्ट समझता भी है या नहीं समझता है, ये भी मुझे डाउट है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप जिहाद का, अगर अ, इसके पहले फिर कोई जिहाद के इतिहास के बारे में नहीं बताता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अ, जिहाद अभी अगर मॉडर्न एरा में आप देखें जिहाद का, तो वो उस समय 1831-32 की वो बात है, जब वो सैयद अहमद बरेलवी बरेलवी
जो बालाकोट से जिसने रणजीत के सिंह के खिलाफ जिहाद की थी, वो बड़ा जिहाद वहां किया था। से ये शुरू हुआ। वो वहां से शुरू हुआ 1857 में, और जोर पकड़ा। बुनियाद वही थी 1857 का। द जिहादी कंपोनेंट वाज अ वेरी हेवी कंपोनेंट। वो ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे ये थे, कुछ हमारे भी स्टेट्स अफेक्टेड थे, कुछ रूलर्स अफेक्टेड थे, सबको वो एक वो था, लेकिन उसमें इनका जिहादियों का ये हमेशा यही वो था, उनकी मंशा यही थी कि यहाँ पर इस्लामिक बहादुर शाह जफर को यहाँ बैठाना है, मुगल बिल्कुल, राज को रिस्टोर मुगल करना है। मुगल एम्पायर को वापस लाना। ठीक है सर। सो तो वो चलता रहा। जब इनको बहुत धक्का लगा, तब आपको मालूम है कि देवबंद वगैरह की स्थापना हुई। फिर ये कुछ दिन शांत रहे। फिर कुछ लोगों ने कहा यार अंग्रेजी अंग्रेजी भी बोलना सीख लेते हैं, शेरवानी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो सब हुआ। लेकिन फिर 1903 1904 के बाद ये फिर से शुरू हुआ है ये जिहाद, और ये जिहाद बिल्कुल थमा नहीं है। दो चीजें साहब, जो अंग्रेज जो व्यवस्था छोड़ के यहां से गए, हम कहते हैं ना कि ट्रांसफर पावर हुआ तो सब कुछ हुआ। उधर से अंग्रेज गोरा निकला, उसी घर में ऑफिस में वो चपरासी वही रहा, घंटी भी वही रही, फाइलें भी वही रही, सब कुछ वही रहा है, सारी व्यवस्था वही रही। बस बस वो घुस गए अंदर उसमें। तो एक तो वो हमने इनहेरिट किया, और दूसरा ये जो पूरा जो सिस्टम जो था मुस्लिम्स का, डिड वी चेंज इट? हमने क्या बदला? क्या मतलब होता है साहब कि एक अक्रांता, जो अक्रांता आपके आया, उसकी बनाई हुई शिक्षा व्यवस्था को आप इस तरह से उसको ग्रहण करें, उसको इस तरह से बढ़ावा दें। दैट इज व्हाट व्हेन इंडिया फर्स्ट बिकेम इंडिपेंडेंस। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जिहादीकरण का कुछ नहीं बदला। आप मौलाना आजाद से एक्सपेक्ट करते हो, मौलाना से कि वो मदरसा में रिफॉर्म करेगा वो, या किससे नूरुल हसन से आप एक्सपेक्ट करते हो कि मदरसा में रिफॉर्म करेगा? किससे किससे उस्ताद, किससे आप उम्मीद करते हो? आपने 10-10 साल उस नालायक आदमी को, इमेजिन कीजिए, आजाद भारत में प्राइम मिनिस्टर के भी पोस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन मिनिस्टर का पोस्ट था, और उस रेडिकल फंडामेंटलिस्ट को आपने दे दिया, जिसका जो कि मक्का में पैदा हुआ है। तो ये एजुकेशन देखिए, ये मिनिस्टर ने आप किसी स्कूल की या कॉलेज की कभी शक्ल नहीं देखी थी। वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सारी व्यवस्था, तो हमने हमने कभी कोशिश किया, हमने कभी एफर्ट लगाया कि लोगों को, मतलब एक स्ट्रीम में लाया जाए फॉर द पर्पस ऑफ नेशन बिल्डिंग। कैसे नेशन बिल्डिंग हो सकता है साहब? तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किसी के हाथ काट देती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो फ्रीडम मार्चेस वो निकालती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आज इतनी भारी सपोर्ट है। मैं कह रहा हूं इट इज द डार्लिंग ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। लेट मी टेल यू दिस। आज सबसे ज्यादा दर्द उनको हो रहा है, कोई हो। है तो, लेकिन ना, देवबंदी और बरेलवी वाले जो हैं आपके फिरके, वो चुप बैठे हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर जो तादाद है पीएफआई में, वो अहले हदीस वालों की है। तो उनको ये लग रहा है कि अहले हदीस अगर डाउन होती है तो उनको अच्छा लग रहा है शायद, इसीलिए ओवैसी नहीं बोला अभी तक, आपके जमात उलमा हिंद नहीं बोले, देवबंद वाले नहीं बोले, कोई नहीं बोल रहे।
सर ये दुकानें हमने बहुत देखी हैं, और ये दुकानें पैरेलल चलती हैं, और दुकानें कब कब ये आपस में मिल जाते हैं, ये मैंने नौटंकी बहुत देखा है, ठीक है ना। अब हमने लश्कर तोयबा इज अहले हदीस, लश्कर तैयबा जैशे अहले मोहम्मद हदीस, इज देवबंदी, जैशे मोहम्मद इज देवबंदी, ठीक है ना। तालिबान इज देवबंदी। क्या आपस में मारकाट करते हैं क्या? अरे ये बहुत पहुंचे हुए कलाकार है सर, ये इनको कम ये मत कीजिएगा। इनके अलग अलग दुकानें हैं। अब जैसे वो कैसे बिनौरी मॉस्क जो है आपका उधर कराची के पास में, वो एक अलग दुकान चलती है उधर, यहाँ भी ये बहुत सारी दुकानें चल रही है। सर प्रॉब्लम क्या है कि ये इनकी दुनिया ही एक अलग दुनिया है सर। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी आपने जो ग्रेट ब्रिटेन में देखा, ये जी। कुछ नहीं, ये सब कॉन्टिनेंट का इको है सर। ये सब कॉन्टिनेंट का इको है, और कुछ नहीं। व्हाट सोशल मीडिया हैज डन इज कि इट हैज डिसॉल्व बॉर्डर्स। इट हैज डिसॉल्व बॉर्डर्स। तो जो आपके सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, ये जो मंदिरों पे अटैक हुआ, मंदिरों पे इसलिए अटैक हुआ क्योंकि आपका ये ज्ञान वापी मॉस्को वाला चल रहा है इतनी जोर शोर से, तो वहां पे अटैक हो गया। अब अंग्रेजों ने क्या किया वहां पे, कि वहां पे जैसे हिंदूज का गेटोज है, सिख्स का गेटोज है, वो गेटोवाइजेशन। क्या आप यहां से जो अपने सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान जाते हैं अपने ही, इनके क्या कोई अंग्रेज दोस्त होते हैं क्या वहां पे? कोई सोशल इंटरेक्शन होता है कभी अंग्रेज से इनके साथ? कभी नहीं, इतने सालों के बाद भी नहीं। तो एक उसी में एक मिनी पाकिस्तान बना हुआ है वहां पे, मिनी मिनी वो एक हिंदुस्तान बना हुआ है, और यहाँ की नैरेटिव इट प्लेज आउट। वही हुआ है वहां पे। और आप ये देखेंगे कि चाहे हिंदुस्तान, ये अभी तो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ है, कनाडा में भी होगा। अब तो वहां देखा ही ना, खालिस्तानियों को लेके जो हुआ है वहां भी होगा, बिकॉज सोशल मीडिया हैज डिसॉल्व बॉर्डर्स। तो इसीलिए किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब पूरे यूरोप से लोग जा रहे हैं इस्लामिक स्टेट को फाइट करने, और आप कह रहे हो कि हम लोग ये क्यों हो रहा है, हम सौहार्दपूर्ण हमारा वो वातावरण बन रहा है। क्या आपके कहने से थोड़ी सौहार्दपूर्ण ये होगा? और ये जो ब्रिटिश पॉलिटिशियंस जो है, ये कभी भी डायरेक्टली नहीं इंटरैक्ट करते हैं मुस्लिम या हिंदू से, ये कम्युनिटी लीडर्स के थ्रू करते हैं। सो एज अ रिजल्ट, जो जो खाई है, वो खाई बढ़ती जा रही है, और वो सोशल मीडिया के खाई तो कारण ये वो खाई बढ़ाना ही चाहते हैं। वो कब चाहते हैं कि आपके ये जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो तो चाहते हैं कि खाई जितनी बढ़े उतनी अच्छा है। जितनी खाई बढ़ेगी उतनी उनकी नेतागिरी चलेगी, उतने तो उनकी सर मैं तकलीद कभी होगी। कभी कभी नहीं, मुझे तो इस बात का मतलब, आई टेंड टू बिलीव कि जो ये सिविलाइजेशनल वॉर की जो थियोरी है, वो कई हद तक सच है सर। हम ये हो रहा है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, ये हो रहा है। अभी तक हिंदुस्तान में जो अभी तक जितने थ्रेट्स हुए, मैंने माओवादियों का बोला ना कि कहां से शुरू हुआ, तो साउथ इंडियन करके थोड़ा ऊपर से उधर तिरुपति टू ये करके। बट लुक एट दिस थ्रेट, स्टार्टेड ऑल द वे फ्रॉम केरला, एंड फ्रॉम केरला इट ट्रेवल्स टू कोलंबो, and from Kerala it goes to Syria, from Kerala it goes to Afghanistan, and then it takes this route. रास्ते में सबको अपने में सम्मिलित किया, जहां पर इनको जहां पॉसिबल हो सका वहां पर इन्होंने सरकारें बदल दी। उसने कहा है ये आपके क्या बोलते हैं, इसका नाम लिया मैंने, अहमद शरीफ का। उसने कबूल किया कि हमको मिडिल ईस्ट से पैसा आता है।
आपके दिल्ली के सरकार में लोग, क्या अमनुल्लाह का कोई रिश्ता नहीं है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से? वहां पे जो लोग भी शाहीन बाग में थे, उनको नहीं मालूम था कि ये लोग कौन है? पूरा कोऑर्डिनेशन ऑर्केस्ट्रेशन उन्होंने ही किया था। जी, मैं तो आपको तो बस यही अंत कहना में चाहूँगा कि ये भारत सरकार को भी एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी, और जब तक ये नैरेटिव पर वॉर नहीं करेंगे और जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये पूरा का पूरा जो हो रहा है, ये कोई एक किसी एक दिमाग का फितूर नहीं है, ये तो किताब से आता है। तो वो जब तक ये समझ के और उसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे, तब तक ये इसकी जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आइए, आपको जल्दी जाना था, मैं अब प्रश्न नहीं ले नहीं, लेता अब हूँ। ठीक है भैया। मैं दर्शकों के प्रश्न ले लेता हूँ और उसके बाद फिर इसको स्ट्रीम को बंद करेंगे। जी, प्रश्न ले लेते हैं। महेश सरनायक जी पूछ रहे हैं, हाउ मुंबई वॉज लेफ्ट बिहाइंड PFI रेट्स, आर सूफी ईरानी कैफे पार्ट ऑफ PFI? These cafes sell weed, cannabis, various drugs with local police blessings. My area youth are potential target and it's unstoppable. No source to complain. नहीं, PFI का जो प्रेजेंस है महाराष्ट्र में बहुत व्यापक रूप से है। अगर दाऊद गैंग की बात करते हैं, उसका महाराष्ट्र सरकार में बनाने का बनाने और जो भी सरकार बनाने बिगाड़ना जो भी हो, उसका अगर रोल है, बहुत अहम रोल था। तो कुछ ऐसा नहीं है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दाऊद के बीच में कोई वो नहीं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जाकिर नायक से भी बहुत क्लोज लिंक्स था। तो मैं कहा तो कि मैं जहां बैठा हुआ हूं, ये डेलीगेशन हेड गॉड लोगों के पास कि भाई ये रेड हो रहा है, हम तो मारे जाएंगे, कुछ कीजिए। तो पूरा यहां से लेके आसाम तक कोई कोई आप सोचिए ना, 15 स्टेट में 150 लोकेशन। ये तो मैं नहीं, 15 मतलब स्टेट में जो मैं नहीं कह रहा हूं ना। ये है, 50 ये तो है स्टेट्स, 150 लोकेशन। आप बहुत बड़ा समझिए, ऑपरेशन हुआ है, दैट इज बहुत वाई बड़ा ये। ऑपरेशन हुआ है। और दीक्षित साहब, मुझे मैं जो कह रहा था कि ये सारे डाइवर्सिटी को ये ट्रांसेंड करते हैं, सो कॉल्ड डाइवर्सिटी को। माओवादी भी कर लेते, ये भी कर लेते। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये डाइवर्सिटी केवल हिंदुओं के लिए है क्या? इनके लिए तो कोई डाइवर्सिटी नहीं है। फ्रॉम मणिपुर टू गोवा एंड फ्रॉम केरला टू दिल्ली, एक जैसी सोच। मणिपुर में भी रेड्स हुए सर। अच्छा, मणिपुर का नाम कहां पेपर में क्यों नहीं डाइवर्सिटी आया? है इस कंट्री में? है? जी। मणिपुर का नाम मैंने देखा नहीं न्यूज़ चैनल्स में। हाँ, नहीं नहीं, मणिपुर में भी हुआ है। जी, मणिपुर में भी। अगला प्रश्न लेते हैं। नीतीश जी पूछ रहे हैं, बीजेपी इज नो कंफ्यूज सॉरी, पार्टी। क्या जी? BJP is confused party. They did crack down out of fear of the amount of data of RSS BJP prominent leaders. Otherwise, PFI was linked in so many riots. Why did Bhagwat meet the mullahs? Your view? मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ? अगर 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 कोई ये सोचता है कि वो इस्लाम को बदल सकता है, तो जो 1400 साल में नहीं हुआ है, वो जो मर्जी कर ले, वो नहीं होगा। एक ही तरीका है इस्लाम को बदलने का, वो है चाइनीज तरीका। चाइनीज तरीका तो बेस्ट है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ फिर आज का कार्यक्रम यही समाप्त करेंगे। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज YouTube का सर्वर बीच में डाउन हो गया, लोग बहुत सारे लाइव नहीं देख पाए हैं। तो जो लोग लाइव नहीं देख पाए, उनसे मैं अनुरोध करूंगा
और जो लोग देख रहे हैं कि भाई उनको आप मैसेज कर दें कि इसको आप वो दोबारा देख सकते हैं। अब ये चल रहा है पूरी ठीक तरह से। आरएसएन सिंह साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।